नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मांगलिक योग के बारे में। किस प्रकार से योग बनते हैं तो मांगलिक दोष निर्माण होता है, और किन किन प्रकार से योग अगर बन जाते हैं तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, यानी मांगलिक दोष कट जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि मांगलिक दोष का बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। मांगलिक दोष का नाम सुनते ही लड़की या लड़के के माता पिता काफ़ी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी आने वाली है, विवाह विलंब से होगा, मांगलिक लड़की के साथ विवाह करना पड़ेगा। जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जो कि आज के इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं कि किस किस प्रकार से योग बनते हैं तो मंगल का प्रभाव है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वही दोष जो कि मंगल दोष है, योग के आधार से अपना कार्य करता है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधकार का शत्रु कौन है? प्रकाश। और ज्ञान रूपी प्रकाश अगर आप अध्ययन करेंगे, निश्चित है जो डर रूपी अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, जो कि आपको सिर्फ इन भावों में बैठे मंगल को देख करके और बता दिया गया कि आपकी पत्रिका मांगलिक है, 2 विवाह के योग बनेंगे, विवाह नहीं होगा, आदि इत्यादि से कई प्रकार से लोग भयभीत करते हैं 2 विवाह करवाना चाहिए। ऐसे में मांगलिक तो किस प्रकार से इसका कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, संपूर्ण मंगल दोष पर ये पूरा वीडियो होने वाला है और इसको विस्तार से समझेंगे। मंगल दोष का जो भय आपके मन में व्याप्त है, निश्चित है वो दूर हो जाएगा और आप ज्योतिष के आधार से समझ पाएंगे। देखिए, कभी भी किसी भी परेशानी का कारण कोई एक ग्रह नहीं होता है। जन्म पत्रिका अगर मांगलिक है और विवाहिक जीवन में परेशानी आई या विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण सिर्फ मंगल नहीं हो सकता है, उसका कारण और भी कोई ग्रह हो सकते हैं। जन्म पत्रिका में दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है। आपका सप्तम भाव कैसा है, आपके सप्तमेश की स्थिति कैसी है, सप्तम भाव पर कौन कौन से शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश सप्तमेश का संबंध कैसा है। अगर स्त्री जातक की पत्रिका है तो उसकी पत्रिका में पुरुष ग्रहों की क्या स्थिति है, अगर स्त्री जातक की पत्रिका है तो पुरुष ग्रहों की स्थिति क्या है, अगर पुरुष जातक की पत्रिका है तो स्त्री ग्रहों की, स्त्री कारकत्व से संबंधित फल देने वाले ग्रहों की क्या स्थिति है। इसके आधार से तब फलादेश को किया जाता है। नवांश में क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, शुक्र और बृहस्पति क्या स्थिति है। सिर्फ मंगल दोष को देख करके संपूर्ण फलादेश वैवाहिक जीवन से संबंधित नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आज मंगल के दोष का जो संपूर्ण फलादेश है, सूत्रों के आधार से, ऋषियों के अनुसार कहे, जो शास्त्रों में वर्णन आया है उसके आधार से, शास्त्रोक्त विधि के आधार से हम आपके समक्ष कुछ सूत्र लेकर के आए हैं, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल करके टाइम लेकर के आप बात कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, लग्ने बेच अपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे भर्तु कन्या विनाशाय कन्या भर्तु विनश्यति। यानी तात्पर्य यह है कि लग्न में चतुर्थ स्थान में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में व द्वादश स्थान में अगर मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दूसरा सूत्र है, अब ये मंगल दोष तो बन गया, ऐसे इन भावों में अगर ग्रह स्थित हो, अब आप वैसे ही समझ सकते हैं कि 12 भाव हैं, 12 में से ऐसे 5 भाव हैं जिसमें अगर मंगल स्थित हो तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। तो लगभग 45-40% लोग मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक दोष से क्यों भयभीत होना? क्या मांगलिक दोष ही संपूर्ण जीवन को, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है? नहीं, इसका बहुत प्रकार से इसका परिहार होता है। जैसे अग्नि का अस्तित्व, जल डालने से अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से मंगल का अस्तित्व किस प्रकार से समाप्त होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इन भावों में अगर मंगल स्थित हो तो मांगलिक होता है, मांगलिक दोष मंगला मंगली, यानी लड़के को मांगलिक कहा जाएगा और लड़की को मांगलिक और लड़के को मंगला कहा जाएगा। अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं लोग।
अब इसका दूसरा सूत्र है, शास्त्रकार कहते हैं कि सतह अठे चौथ में बरहे जन्म स्थान, इन घरों में मंगल पड़े ताहि मंगली जान, शनि मंगल यदि दो उग्राही इन स्थानों में होए, कटे मांगलिक दोष ते करे मांगलिक सोए। यानी जहर से ही जहर को मारा जाता है। मंगल और शनि अगर दोनों ग्रह इन स्थानों में स्थित हैं तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं है, मंगल दोष शांत हो जाता है। आप अनोन मांगलिक लड़की या लड़के के साथ विवाह, लड़का या लड़की मांगलिक है और मंगल शनि एक साथ युक्त हैं, तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। जो नहीं भी मांगलिक होगा उसके साथ भी विवाह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा सूत्र जो मंगल दोष को परिहार, जो मंगल दोष का काट है, बलवान गुरु हो, जन्म पत्रिका में गुरु बलवान हो, केंद्र व त्रिकोण में हो, अच्छे स्थिति में हो, बलवान हो, और शुक्र लग्न व सप्तम भाव में स्वराशि के स्थित हो, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, कट जाता है मंगल दोष। यहां पर मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूत्र क्या है? गुरु बलवान हो, केंद्र व त्रिकोण में हो, बलवान हो, और शुक्र लग्न में या सप्तम भाव में, ये वैवाहिक जीवन का भाव यही है, सप्तम भाव में या लग्न में स्वराशि के स्थित हों, अपनी वृषभ राशि के हों या तुला राशि के हों, तो वहां पर मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। बड़ी बात जानते हैं क्या है? अब अगर शास्त्रों जो विद्वानों का मत है, देखिए कितना सटीक है। सप्तम भाव में अगर शुक्र स्वराशि के होंगे तो चाहे वृष राशि होगी तो लगन के स्वामी मंगल होंगे, यानी वृश्चिक राशि लगन में होगी, वृश्चिक लगन की पत्रिका होगी। और अगर सप्तम भाव में तुला राशि है तो लग्न के स्वामी मंगल होंगे, लग्न में मेष राशि होगी। तो दोनों प्रकार से सप्तम और लगन के स्वामी मंगल और शुक्र ही बनेंगे। और शुक्र जल तत्व के कारक ग्रह हैं। शुक्र और मंगल का आपस में जो संबंध है वो समता का है, शत्रु नहीं है। इसलिए यहां पर यह सूत्र बताया गया। दूसरे नंबर पर गुरु बलवान हो, गुरु जो कि शुभता के कारक हैं, शुभ फल देने वाले हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, सुख के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक माने जाते हैं। और अगर गुरु बलवान है तो निश्चित है जीवन में सुख मिलेगा, सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। तीसरा सूत्र है, छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में राहु, आठवें भाव में शनि हो तो ये दोष समाप्त हो जाता है। छठे भाव में मंगल, ये जो छठा भाव है कुंडली का, यहां पर कोई भी राशि हो, छठे भाव में मंगल। उससे पहले एक सूत्र और है, मंगल अगर वक्री हो, मंगल अगर वक्र अवस्था में हो, इन्हीं भाव में अस्त हो, मंगल अगर वक्री हैं, अस्त हैं या नीच राशि के हैं या अपने शत्रु राशि के हैं तो मंगल का दोष नहीं माना जाएगा, वो दोष निष्प्रभावित हो जाता है। मंगल वक्री हो, अस्त हो, नीच राशि के हो व शत्रु राशि को, मंगल के शत्रु कौन है? बुध। और बुध की कौन कौन सी राशियां हैं? मिथुन और कन्या। तो मिथुन व कन्या राशि के हो, अस्त हो, नीच राशि के हो, वक्र अवस्था में हो, तो मंगल दोष का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा जन्म पत्रिका में। मंगल दोष से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब आइए चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर सूत्र क्या कहते हैं? छठे भाव में मंगल हो, छठे भाव में मंगल हो किसी जातक की पत्रिका में, और सातवें स्थान में राहु हो, मंगल छठे भाव में हो, सातवें भाव में राहु हो और आठवें भाव में शनि हो, इसको कहते हैं विधुर योग। शास्त्रकार कहते हैं छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में राहु, आठवें भाव में शनि हो तो दोष समाप्त हो जाता है। मतलब मंगल के दोष को अगर सामने वाला, जैसे चाहे वो किसी जातक की पत्रिका है या जातिका की पत्रिका है, जिसकी पत्रिका में ऐसा योग बना हुआ है और आप मांगलिक लड़की के साथ या लड़के के साथ विवाह कर सकते हैं, ये दोष उस सामने वाले मंगल के दोष को समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको विधुर योग कहते हैं। कहते हैं खष्टे च भवने भव में राहु सप्तम संभवः, अष्टमे चा यदा सौरिश तस्य भार्या न जीवती। ये योग अगर जन्म पत्रिका में बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये मंगल से अधिक प्रभाव रखने वाला योग है, जो
अपने जीवन साथी के लिए कष्टदायी हो सकता है, उसके परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप जिसकी पत्रिका में ये योग बना है, इस पत्रिका में ऐसे जातक को सामने वाला अगर मांगलिक है और किसी जातक की पत्रिका में ऐसा योग बना है तो ऐसे जातक का विवाह मांगलिक लड़का या लड़की के साथ किया जा सकता है, कोई दोष नहीं होगा मंगल का। तो ये एक प्रकार से वर कन्या की जन्म कुंडली मिलाते समय इस प्रकार का विचार करें। अगर लड़के की पत्रिका में या लड़की की पत्रिका में ये योग बना हुआ है और मांगलिक नहीं है, लेकिन सामने वाला जिसके साथ विवाह करना है वो मांगलिक है, तो उसके साथ ऐसे जातक की शादी हो सकती है, कोई दोष नहीं होगा। 5वें नंबर पर शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो। पाप प्रभाव मतलब शुक्र अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, पापी ग्रहों से दृष्ट हो, शुक्र पाप कर्तरी योग में हो। पाप कर्तरी योग जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में शुक्र है, छठे भाव में सूर्य हो, 8वें भाव में शनि बैठा हो, तो ये पाप प्रभाव हो जाएगा। पाप कर्तरी योग कहते हैं इसको। या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, शुक्र पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, या पाप कर्तरी योग में हो। शुक्र से चौथे, 7वें और 8वें स्थान में अगर पापी ग्रह स्थित हों तो ये भी एक विदुर योग बनता है। ये लड़के की पत्रिका में अगर ऐसा योग बना हुआ है, ऐसा जातक जो होगा लड़का, उसका विवाह मांगलिक लड़की के साथ कर सकते हैं। ये पत्रिका इस प्रकार से योग बना है और मांगलिक नहीं है तो इसको भी विदुर योग कहा जाता है। ऐसा जातक शास्त्रकार कहते हैं शुक्रः खलांतरगतः सकलः सिनादवा पापः सुखास्तु मृतिगः रमणी हराह शिव। ऐसे में किसी जातक की पत्रिका में अगर इस प्रकार से योग बनता है तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी यानी अपनी पत्नी के लिए कहीं ना कहीं घातक होता है। पत्नी के स्वास्थ्य में पीड़ा होती है। इस योग में इसको विधुर योग कहते हैं। और ऐसे जातक का विवाह मांगलिक लड़की के साथ किया जाए तो कोई दोष नहीं। लड़का मांगलिक नहीं है, ये योग बना हुआ है, लेकिन लड़की मांगलिक है तो विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6ठे नंबर पर आते हैं यदि मेष राशि का मंगल, यदि जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल मेष राशि का हो, जैसे मंगल यहां पर स्थित है और यहां पर 1 नंबर की राशि अगर स्थित है, मेष राशि का मंगल है तो मंगल निष्प्रभाव हो जाएगा, मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? उसका दूसरा रीजन, मंगल यहां पर पहले नंबर पर लग्न बलवान हो जाएगा। लग्न वो जातक जिसको पत्नी के बारे में जो प्रश्न लेकर के आया तो लग्न जातक का बलवान होगा। दूसरे नंबर पर सप्तम भाव में तुला राशि आएगी, 7वीं राशि सप्तम भाव में आएगी, तो मंगल शुक्र को अपना सम मानते हैं, ना मित्र ना शत्रु। नैसर्गिक रूप से तात्कालिक रूप से किस प्रकार का योग बना है वो देखना होगा, लेकिन 7वीं राशि सप्तम भाव में आएगी। अब सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र बनेंगे तो यहां पर और लग्न बलवान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर अगर मेष राशि पहले नंबर पर मेष राशि के मंगल लग्न में हो, दूसरे नंबर पर वृश्चिक राशि के मंगल चतुर्थ स्थान में हो। अब चतुर्थ स्थान में अगर वृश्चिक राशि के मंगल हैं तो पहली बात तो यहां पर जल तत्व की राशि के मंगल हैं, स्वराशि के मंगल हैं, भूमि भवन वाहन का विचार चौथे भाव से सुख का विचार किया जाता है, तो सुख में कमी क्यों करेंगे। बड़ी बात यह है अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जल तत्व राशि में स्थित हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मंगल यहां पर थोड़ा और कमजोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल दिग्बली होते हैं दशम भाव में, चतुर्थ स्थान में दिग्बल से शून्य हो जाएंगे, तो यहां पर भी मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर तीसरा सूत्र है कि अगर मंगल मकर राशि के 10 नंबर की राशि के अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो भी मंगल का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। यहां पर कहते ना एक सूत्र जब लगाया जाएगा भाव भावेश और कारक का, तो यहां पर भाव में उच्च का ग्रह बैठा है तो सप्तम से संबंधित खराब कैसे हो सकता है। जितना मंगल का प्रभाव खराब उससे ज्यादा मंगल उच्च का, भाव में उच्च का ग्रह है तो जीवन साथी निश्चित अच्छा होगा। चौथे नंबर पर मंगल यदि कर्क राशि के अष्टम भाव में है तो भी मंगल का कोई कुप्रभाव नहीं है।
बिना मांगलिक लड़की के साथ या लड़के के साथ विवाह किया जा सकता है। अब 5वें नंबर पर अगर मंगल धनु राशि के हैं द्वादश स्थान में, 9 नंबर की राशि के मंगल अगर द्वादश स्थान में स्थित हैं तो विवाह किया जा सकता है। ये गुरु की राशि है। गुरु के सानिध्य में आने से, गुरु से दृष्ट होने से, गुरु से युक्त होने से, पहला ही सूत्र है कि गुरु बलवान हो पत्रिका में। दूसरे नंबर पर शुक्र लग्न व सप्तम के स्वामी हो और गुरु बलवान हो। मंगल गुरु से दृष्ट हो या मंगल गुरु से युक्त हो तो मंगल का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। तो ये सूत्र हो गए आपके पास 6। 7वें नंबर पर इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, न मंगली पश्चात जिह्वा। न मंगली अगर द्वितीय स्थान में, देखिए द्वितीय स्थान में यदि शुक्र और चंद्रमा स्थित हों, किसी भी राशि के हों, इससे मतलब नहीं है, शुक्र चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित हैं और जातक मांगलिक है, न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, न मंगली पश्चात जिह्वात। और गुरु से मंगल अगर दृष्ट हो या युक्त हो, मंगल पर गुरु का प्रभाव हो, जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ मंगल लगन में बैठे हैं और गुरु सप्तम भाव में बैठे हों, और गुरु पंचम भाव में बैठे हों, गुरु नवम भाव में बैठे हों, तो यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ से 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी। कुल मिलाकर के मंगल को गुरु देख रहे हो, शुक्र और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हों। अब इसका कनेक्शन क्या है, अभी बहुत संक्षेप में आप समझ लीजिए। जैसे सप्तम स्थान से जीवन साथी का विचार किया जाता है, तो जीवन साथी से के भाव को लग्न बना करके अगर समझोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पत्नी जीवन साथी का मृत्यु स्थान है। वहां पर शुक्र चंद्रमा जैसे 2 शुभ ग्रह बैठे होंगे तो जीवन साथी के आयु में कैसे परेशानी आ सकती है। यह कुटुंब स्थान है। चंद्रमा कालपुरुष पत्रिका के आधार से अगर देखा जाए तो ये उच्च राशि यहां पर आती है। चंद्रमा की कालपुरुष पत्रिका मेष लगन की बनेगी, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उच्च राशि आती है, तो उच्च राशि के चंद्रमा यहां पर होंगे, शुक्र होंगे। कालपुरुष के आधार से अगर देखा जाए तो द्वितीय स्थान के स्वामी ही शुक्र बनेंगे, तो शुक्र और चंद्रमा 2 शुभ ग्रह जो कि जातक व जातिका दोनों के लिए शुभ हो जाएंगे। अगर इस जातक के लिए देखा जाए तो अष्टम स्थान को 2 शुभ ग्रह प्रभावित करेंगे। और सप्तम स्थान से अष्टम की बात करें तो वहां पर 2 शुभ ग्रह स्थित होंगे। तो शुक्र चंद्रमा द्वितीय स्थान में हो और मंगल पर जिह्वा कहते हैं गुरु को, गुरु की दृष्टि हो या गुरु से युक्त हो। न मंगली केंद्र गते चराहु, न मंगली केंद्र गते चराहु, पहला चौथा सातवां और 10वां इन चारों भाव में राहु बैठे हों, इसमें इसमें या इसमें या इसमें राहु बैठे हों, प्रथम चतुर्थ सप्तम और 10म भाव में अगर राहु बैठे हैं तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। और चौथे नंबर पर मंगल राहु की अगर युक्ति हो जाए जन्म पत्रिका में तो भी मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा, मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बड़ा सूत्र और है, यदि इन्हीं स्थानों में कोई और अशुभ ग्रह हो, शनि के बजाय सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, शनि तो बताया ही है, तो मंगल दोष का प्रभाव लगभग शांत हो जाता है। शनि के होने से पूरा समाप्त हो जाता है। गुरु से दृष्ट होने से बहुत, अब गुरु से कनेक्शन कैसे लिया गया, कोई भी उजड्ड बालक गुरु के सानिध्य में गुरु के साथ रहता हो या गुरु से दृष्ट हो तो निश्चित है वो बदमाशी नहीं करेगा। इसी प्रकार से मंगल एक अशुभ ग्रह है और गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के दृष्टि संबंध में, गुरु के युक्ति संबंध में मंगल का कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ेगा जातक के ऊपर। अब इसके बाद शास्त्रकार कहते हैं कि यदि केंद्र में अधिक शुभ ग्रह हों और त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में अधिक शुभ ग्रह हों और तीसरे, छठे और एकादश स्थान में अधिक अशुभ ग्रह हों तो ऐसे जातक पर मंगल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केंद्र में शुभ ग्रह हों और अशुभ स्थान, तीसरा, छठा और एकादश स्थान में अशुभ ग्रह हों तो वैसे भी एक प्रकार से कहते हैं ना, त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत, एक बहुत सुंदर योग बन जाता है जो हर प्रकार से
सुख सुविधाओं को प्राप्त करवाता है जातक को, लेकिन मंगल का भी कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई योग ऐसा नहीं बन रहा है जो मंगल दोष को समाप्त कर रहा है, तो उसमें देखना क्या है। सबसे पहले नंबर पर लड़का अगर मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक हो तो विवाह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोनों बच्चों का गण अगर अच्छा है और ग्रह मैत्री अच्छी है और गुण प्राप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो विवाह कर सकते हैं। लड़की की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति और लड़के की पत्रिका में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो विवाह कर सकते हैं। सप्तम भाव का विशेष विचार कीजिए, ना कि सिर्फ मंगली पर आकर के टिक जाइए कि मंगल के कारण सब कुछ रुका हुआ है। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं देखी गई हैं जिसमें अन्य ग्रहों के कारण या अन्य योगों के कारण विवाह से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ना कि सिर्फ मंगलिक के कारण, मांगलिक नहीं होने के कारण भी परेशानी आती है, या सिर्फ गुण ही मिलाप कर देने से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, एक अच्छा गुण मिलने से, ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हमने देखी हैं, अच्छा गुण मिलने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हुआ है, अलगाव हुआ है, परेशानियां आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि सप्तम भाव लग्न दोनों मायने रखते हैं। इनका दोनों का संबंध कैसा है जन्म पत्रिका में, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इतना अगर करते हैं निश्चित है आपको फलस्वरूप बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और ये कुछ सूत्र थे जो कि शास्त्रोक्त हैं, आधार है इनका, जिसके आधार से हम आपके समक्ष उपस्थित किए हैं। हम ऐसा कहेंगे कि जन्म पत्रिका का मिलाप करते समय इन सब सारी चीज़ों को देखें और इसको इस प्रकार से अगर जन्म पत्रिका को समझने का प्रयास करेंगे या मंगल को समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित है आप अच्छा फलादेश कर पाएंगे, अच्छे से जन्म पत्रिका का मिलाप कर पाएंगे या करवा पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के फलित ज्योतिष पाठ संख्या 1 से लेकर के आप प्रारंभ करें पढ़ना। निश्चित है आपको सरलता से ज्योतिष आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।